Good morning, students. Today we will discuss Stokes' law. In the previous lecture, we will discuss about the viscosity and the coefficient of viscosity, and also we have discussed the term viscous drag, or we can say backward dragging force. तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स रिपीट कर देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. हमने बात की थी विस्कस ड्रैग की, एंड विस्कस ड्रैग कब प्रोड्यूस होता है और वी कैन से बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कब ओरिजिनेट होता है, इसको हमने कल डिस्कस किया था. और हमने ये पढ़ा था इसके लिए कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स, देन देयर शुड बी अ विस्कस ड्रैग दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द फ्लूइड. सिमिलरली स्टोक्स लॉ स्टूडेंट्स इसी को डील करता है. स्टोक्स लॉ भी एक विस्कस ड्रैग के लिए एक फॉर्मूला है कि विस्कस ड्रैग का जो फोर्स फॉर्मूला है या बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कितना किसी बॉडी पे एक्ट होगा when this body is spherical. First of all, first condition, this law deals with the viscous force for spherical bodies having radius r, moving with certain velocity v in a viscous medium having viscosity eta. So what we have given, suppose we have as we all know, all liquids and gases which is also known as fluids are in the form of layers. हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो लिक्विड हो गैसेस हो, सारे क्या होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होते हैं. सपोज दिस इज आवर मीडियम, दिस इज आवर फ्लूइड. इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ गैस. दिस इज आवर मीडियम having coefficient of viscosity eta. Clear? Now suppose we a spherical body, we have a spherical body of radius r is moving in the viscous medium. इसको मैं सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ड्रॉप कर दूं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इस तरह अज्यूम कर सकते हैं. तो सराउंडिंग मीडियम में हमारे पास फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स में हम लिक्विड भी ट्रीट कर सकते हैं, हम गैसेस भी ट्रीट कर सकते हैं. तो जैसे इसको हम ड्रॉप करेंगे इस मीडियम में, व्हाट वी नोटिस दैट these layers which is in contact with the bodies, ये लेयर स्टूडेंट्स जो इस बॉडी के कांटेक्ट में ये डिस्टर्ब हो गई है, और वी कैन से these are motion produced in these three layers, whereas the these two layers which is untouched at the moment from the body are in rest. ये लेयर्स रेस्ट में होंगी, ये लेयर्स मोशन में आ गई. इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, देयर इज अ रिलेटिव मोशन. जैसे हमने कल पढ़ा था स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान होगा, हमने कहा दो लेयर्स ली थी P और Q. The P layer has a velocity v which is greater than the velocity of layer Q. Then we had discussed about that the layer P try to accelerate Q, and similarly the layer Q try to retard P, due to which their motion is destroyed, or we can say they are at a viscous drag, backward dragging force that destroy their motion. तो सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी हो रहा है. स्टूडेंट्स देखिए, आप बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. Now these layers are in motion and these two layers we can say are in rest. So these layers try to accelerate these layers and these layers try to retard these layers, or we can say there is a relative motion produced among the layers. Therefore a backward dragging force, a viscous drag will appear, will act on the body which always opposite to the direction of motion. अब viscous drag कितना होता है स्टूडेंट्स, सपोज द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v. जब हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज r रेडियस, या लेट r द रेडियस of body, of spherical body. v is the velocity of body. We have eta. Eta is the coefficient of viscosity of the medium. जिस मीडियम में बॉडी ट्रेवल कर रही है, या जिस मीडियम में बॉडी मूव कर रही है, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसने eta ले लिया. देन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, स्टोक्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स,
this viscous force, the viscous drag which is opposite to the motion, is proportional to, first point, directly proportional to radius of the spherical body. जितना ज्यादा रेडियस होगा इस स्फेरिकल बॉडी का उतना ज्यादा विस्कस ड्रैग होगा. सेकंड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. जितना फास्ट बॉडी मूव करेगी उतना विस्कस ड्रैग की वैल्यू ज्यादा होगी. एंड थर्ड पॉइंट, F is directly proportional to the coefficient of viscosity, eta. Now combining these three equations, we got F is proportional to R V eta. And here a proportionality constant is introduced, which is 6 pi R V eta. So this is the viscous drag that comes into play when a spherical body of radius r with moving with velocity v moves in a viscous medium having a viscosity eta. This is a backward dragging force which opposes the motion of the body. तो स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन, ये जो स्टोक्स के लॉ था, इसके स्टोक्स ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया. देन ही कम्स टू दैट द विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू these three factors. We can derive this formula with the help of dimension. हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन की हेल्प से भी ड्राइव कर सकते हैं. देखिए कैसे ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को. आपको ध्यान होगा हमने फर्स्ट यूनिट में कुछ डायमेंशंस की एप्लीकेशन पढ़ी थी, डायमेंशन एनालिसिस, जहां पर हमने पढ़ा था कि वी हैव थ्री एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एनी क्वांटिटी. तो हियर इट इज फाउंड दैट द विस्कस ड्रैग तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा. अब ये डायरेक्टली है, इनवर्सली है, जब पावर 2 और 3 कुछ क्या होगी हमें ये नहीं पता. अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट अप करेंगे. प्रोपोर्शनल टू r रेज़ फॉर a, v रेज़ फॉर b एंड ईटा रेज़ फॉर c. नाउ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंसर्ट करते हैं which is always our dimensionless quantity. तो r is for a, v is for b and eta is for c. नाउ आपको ध्यान होगा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम इन सारी जो क्वांटिटीज है वेरिएबल जैसे f, r, v एंड eta, ये हम डायमेंशन पुट अप करते हैं. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? इट्स m1 l1 t minus 2. K is a dimensionless quantity, the छोटी सी dimension. Now r is a radius, so its dimension should be l, is for a. Now v is the velocity, which is meter per second. We can say l, t minus 1 is for b, and the coefficient of viscosity. इसकी डायमेंशन हमने कल पढ़ी थी, तो अगर आपको याद नहीं है हम इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम इट्स यूनिट. तो हमने कल पढ़ा था डायमेंशन, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड. तो यहीं से इसकी डायमेंशन ड्राइव कर सकते हैं. डायमेंशन ऑफ पास्कल और क्या है? प्रेशर इज m1 l-1 t-2 and time is t. So we can say dimension of viscosity becomes m1 l-1 and t-1. यहाँ वैल्यू इसकी पुट अप कर लीजिए. इट्स m1 l-1 t-1 raised to power c. Now combining dimensions, we got l raised to power a plus b minus c, t raised to power, सॉरी पहले हम m की पावर कंबाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स. जैसे आप यहाँ देखें, पहले टर्म m है, यहाँ भी m ही है, इधर भी हमें m लेके चलना पड़ेगा. तो m की पावर c, then we can say l raised to power, it's here a, here it's plus b, and here it becomes minus c. And last t, the dimension of t is here minus b, and यहाँ से लेंगे हम इसे minus c. अब इन क्योंकि हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके हिसाब से कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होता है the dimensions of various terms on the left hand side of the expression
is equal to the dimension of various terms on the right hand side of the expression. So from this we can say that the power of m is c and here the power of m is 1. So we can see the c should be equal to 1. Similarly, L is for a plus b minus c should be equal to 1 from this expression, and finally it's minus b minus c is equal to minus 2. Now you have find the value of c. यहाँ आप उसकी c की वैल्यू पुट कीजिए. It's minus b minus 1 is equal to minus 2. Or we can say b is equal to 1. And similarly हमें c की वैल्यू और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पे आप इसे पुट कर लीजिए. a plus 1 minus 1 is equal to 1. Or we can say a is equal to 1. So from this derivation we got the value of a, b and c all equal to 1. Now put these values in this expression. We got f is equal to k r raised to power 1, which is we can say r, v raised to power 1, which is also written as v, and eta raised to power 1, which is written as eta. This is the formula of viscous drag from the help of dimension. Now here k is a constant. As you know that जो constant की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम इस डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो डायमेंशन द वैल्यू ऑफ k शुड बी इक्वल टू 60. ये हमने भी स्टोक्स लॉ की थ्योरम की वहां पे हमने पढ़ लिया था. We can say f is equal to 6 pi r v eta. This is a viscous driving force that comes into play when a spherical body of radius r moving with velocity v in a viscous medium eta. Then this viscous drag will act on that body, and this viscous drag is always opposite to the motion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है क्रिटिकल टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा. अब हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी और नेक्स्ट टॉपिक. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डेरिवेशन भी है टर्मिनल वेलोसिटी का. तो पहले हम उसके थ्योरी समझते हैं, फिर हम बात करेंगे डेरिवेशंस की. टर्मिनल वेलोसिटी denoted by v, simply v, we can write it v. Now what is terminal velocity students? जैसे स्टूडेंट्स आपने अभी तक आपको कितना पता होगा कि ग्रेविटी का आपको थोड़ा नॉलेज है. Whenever we drop a body from a certain height, it will then we can say its velocity increases because due to acceleration due to gravity, and the acceleration due to gravity has a value of 9.8 meter per second. ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स अभी तक. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स we have a body which is dropped from a certain height. Then we can say that its initial velocity is taken as 0 क्योंकि dropping case है. Then what is the velocity of body after 1 second? Because it has an acceleration of 9.8 meter per second square. Then we can say the velocity of body at the end of 1 second becomes 9.8 meter per second. Clear students? क्योंकि हर एक सेकंड आपको पता होगा व्हाट इज एक्सेलरेशन. इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन से इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम. तो यूनिट टाइम में बॉडी की वेलोसिटी हर एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 9.8 से इंक्रीज होने वाली है. तो सिमिलरली वी कैन से एट द एंड ऑफ 10 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स, इट बिकम्स 98 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली एट द एंड ऑफ 1000 सेकंड we can say the velocity of body becomes 980 meter per second. Clear students? 980 sorry in 100 seconds it becomes 980, and after 1000 seconds its velocity becomes 9800. तो ये तो आप अंडरस्टूड होगा स्टूडेंट्स कि बॉडी की वेलोसिटी हर टाइम हर एक सेकंड के बाद इंक्रीज होने वाली है, और द इंक्रीज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम should be equal to 9.8 meter per second. तो ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है for the free falling objects. Now friends, यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँ इस वाले कॉन्सेप्ट में, तो आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे हर एक सेकंड बाद बॉडी की स्पीड इंक्रीज होने वाली है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है.
एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब आपको बिल्कुल नई चीज लगी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था इसमें हम विस्कस फोर्स जीरो लेके चलते हैं। हम ये एज्यूम ही नहीं करते हैं कि कोई मीडियम भी हमारे सराउंड में है। जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स, एयर इज अ सराउंडिंग मीडियम। आप एयर को हटा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करें एक ऐसे चैम्बर में जहां पे कोई भी एयर ना हो या कोई मीडियम ना हो, तो वहां पे ये ट्रेंड फॉलो होने वाला है। बॉडी की वेलोसिटी हर एक सेकंड में 9.8 से इंक्रीज ही होने वाली है। बट अगर हम बात करें इस बिना विस्कस मीडियम, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एयर भी एक फ्लूइड है, तो ये भी एक विस्कस मीडियम है। तो ये भी क्या करेगा, जैसे बॉडी को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम इन दिस मीडियम, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर, तो यहाँ पे भी एक रिलेटिव मोशन जनरेट होगा। और जब भी रिलेटिव मोशन जनरेट होता है तो ये विस्कस ड्राइव होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, जब यही एक्सपेरिमेंट हम करेंगे किसी विस्कस मीडियम में, तो वी कैन हम ऑब्जर्व करते हैं द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। I repeat, from this observation, if we perform this experiment in a chamber which is free from any viscous medium, then we can see that, we can observe that the velocity of body increases by 9.8 meter per second in each second. हर एक सेकंड में बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी 9.8 मीटर पर सेकंड से। बट if we perform that experiment in a viscous medium, then we observe that the velocity of body cannot increase beyond a certain limit. एक लिमिट तक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी उस विस्कस मीडियम में, then after that the velocity of body becomes constant. अब ऐसा क्यों होता है, या फिर उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी. Now by definition we can say that it is the maximum velocity, it is maximum velocity acquired by a body by a freely falling body, by a freely falling body in a viscous medium, in a viscous medium. It is the maximum velocity acquired by a freely falling body in a viscous medium. देखिए मैं फिर रिपीट करूँ स्टूडेंट्स, अगर हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी ऐसे चैम्बर में जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो या कोई विस्कस मीडियम ना हो, ना एयर ना वाटर ना कोई भी टाइप ऑफ फ्लूइड्स, देन दिस विल हैपन, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल ऑलवेज इंक्रीजेस till it hits the ground. Clear students, सभी को पता है. But if we perform this experiment in a medium, in a certain medium, which is obviously a viscous medium, it can be fluid, it can be liquid, it can be liquid as well as gas. So we can see that the velocity of body firstly increases to a maximum limit. This maximum velocity becomes terminal velocity. We can say this maximum velocity is called terminal velocity. After that the velocity of body does not increases. ठीक है स्टूडेंट्स, बॉडी इसके बाद कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ फॉल होती है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी करते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन अ विस्कस मीडियम। एक लिमिट तक बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी, देन बियॉन्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है, अब हम समझते हैं एक फिगर से। Now suppose students we are performing that experiment in a viscous medium. This is our viscous medium. All fluids, as we already discussed that all fluids will exist in the form of layers. These are some layers of the fluid, and we drop a body in that medium. यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं उसको, तो then after that, suppose this is a spherical body. Similarly, जो हमने इससे पहले वाले derivation में लिया था, this is a spherical body of radius r, and the coefficient of viscosity is eta. So first of all, what happened to that body? हमें यहाँ पे सारे forces कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, ये बॉडी इन लेयर से टच हो गई है,
इनको क्रॉस करके पहुंच रही है नीचे की तरफ, तो वी कैन से दीज लेयर्स आर इन मोशन ड्यू टू दैट बॉडी। इन लेयर्स को इस बॉडी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो ये लेयर्स किस में आ गई, मोशन में आ गई। बट दीज लेयर्स व्हिच इज फार अवे फ्रॉम द बॉडी आर इन रेस्ट, ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, ये रेस्ट में। तो फिर से देखो यहाँ पे जो हुआ क्या है, यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन जनरेट होगा। दीज लेयर्स व्हिच आर इन मोशन ट्राई टू एक्सेलरेट दीज लेयर्स, whereas these layers which are at rest try to retard these layers, due to which a relative motion is generated between the different layers of the fluids, and due to this a viscous drag। हमने पढ़ा था जब भी एक relative motion जनरेट होता है तो वहां पे एक विस्कस एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। तो क्योंकि हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, दिस इज इट्स मोशन, विस्कस ड्रैग इसके अपोजिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स व्हिच इज डिनोटेड बाय, यहां पे मैं इसे डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स Vf से। बॉडी का वेट जो है will always act in a vertical downward direction, this is the weight of body। दो फोर्स आ गए, वेट बॉडी का डाउन डायरेक्शन में और विस्कस ड्रैग की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ हियर आल्सो अ फोर्स, हियर वन फोर्स वी हैव लेफ्ट व्हिच इज बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स स्टूडेंट्स आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज बाइंडिंग फोर्स, अपथ्रस्ट, जिसे हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। और अपथ्रस्ट कब आता है, whenever we displace whenever a body is immersed in a liquid or fluid, जब भी बॉडी को हम इमर्ज करते हैं किसी फ्लूइड में या लिक्विड में, then the binding force will appear, or we can say and the value of that binding force will be equal to the weight of liquid displaced, or we can say the weight of fluid displaced by the immersed part of the body। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि इस बॉडी ने इस मीडियम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, जैसे आप बॉडी को ड्रॉप करेंगे इस विस्कस मीडियम में, तो the space, some space is occupied by this body, or we can say some space या some volume of medium is displaced by the body, and the viscous force, and the binding force, or we can say upthrust, Ft, is come to play in that case, because that body displaces some mass of the some weight of the medium also। क्योंकि ये बॉडी इंसिडेंट हो गया है, जब बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं किसी भी पानी के, किसी वाटर में ड्रॉप करें या किसी फ्लूइड में ड्रॉप करो आप, तो बॉडी अपने रास्ते से क्या होगा, उस वाटर को डिस्प्लेस करेगी, उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो जितना भी वो वेट लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी उतना ही हमारा थ्रस्ट भी होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ दो फोर्सेस हैं, Fv which is viscous force and Ft which is upthrust। These forces act always will act in opposite direction to that of weight। So we can say here we have two vertically upward forces which is viscous force and upthrust, and yes we can say their weight is a downward force which is weight। Now what happens, initially since we drop body in a certain medium, its velocity is minimum, क्योंकि हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे। Then after that, due to gravity, its velocity increases further due to which is 9.8 meter per second in each and every second। And here we have also discussed the formula of viscous force, which is 6 pi RV eta। So since startingly in initial conditions when the velocity of body is minimum, the viscous force is minimum, viscous force minimum होगा क्योंकि जो viscous force है is directly proportional to velocity। तो initially this viscous force is very low, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी बहुत कम है इनिशियली। आफ्टर सम टाइम when velocity of body increases by a certain limit, then we can say that this binding force, this viscous force is also increases, because this viscous force is directly proportional to velocity। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बॉडी में जो विस्कस फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और एट सम कंडीशन, एट अ सर्टेन पॉइंट ऐसा हो जाएगा, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। इनिशियली क्या है स्टूडेंट्स, बट जब हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं
हमें नहीं पता है स्टूडेंट, जब हम बॉडी को ड्रॉप करना है, जस्ट स्टार्ट किया, विस्कस फोर्स जीरो होगा, जीरो इसलिए होगा क्योंकि बॉडी के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, केवल अपथ्रस्ट होगा बॉडी में। और इनिशियली द वेट ऑफ बॉडी इज मच ग्रेटर देन these some of these forces, but as after some time the velocity increases, the viscous force also increases, so we can say this left hand side of the expression will increases, and after some time it will be equal to the weight of the body. In that case यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि जितने वर्टिकल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, which is upthrust and buoyant force, sorry upthrust and viscous force, उसका सम वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। अगर वेट के इक्वल हो गया हमारे पास, देखो जितने फोर्स ऊपर है उतने ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो व्हाट इज नेट फोर्स, जीरो। वी कैन से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, क्योंकि वेट को बैलेंस कर लिया है अब थ्रस्ट ने और विस्कस फोर्स ने। तो इन दैट केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो, एंड इफ द नेट फोर्स बिकम्स जीरो, तो व्हाट इज द फोर्स फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, वी कैन से acceleration should be equal to zero. It means after that condition there is no further acceleration produced in the body. ठीक है स्टूडेंट, जब तक ये कंडीशन मीट नहीं हो जाती है तब तक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। अब सिंस when that condition is met, satisfied, then the force, net force becomes zero, or we can say the further acceleration of the body cannot be possible. Then अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यही हमने पढ़ा इस टॉपिक में स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी का। दिस इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉल्स इन अ विस्कस मीडियम। तो यही होता है हमारे पास। ये आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया हो। स्टार्टिंगली हो क्या रहा है, जैसे हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, बॉडी की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इनिशियली बॉडी की स्पीड जीरो थी, तो विस्कस फोर्स भी जीरो था। तो वी कैन से दीस फोर्सेस इज मच लेस एज कंपेयर्ड टू द वेट ऑफ द बॉडी, बट आफ्टर सम टाइम when the velocity of body increases continuously, this viscous forces also increases, and after certain time we can find that the viscous force plus upthrust balance the weight. In that case, vertically upward force is equal to vertically downward force, and in this case we can say the net force becomes zero. Net force becomes zero, it means there is no further acceleration produced. अब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि बॉडी ने जितनी भी वेलोसिटी एक्वायर कर ली है इस कंडीशंस को मीट करने से पहले, देन आफ्टर दैट इट विल मूव विद सेम वेलोसिटी बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, फर्दर एक्सेलरेशन। जब ये कंडीशन मीट हो गई तो देयर इज नो फर्दर एक्सेलरेशन, तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल होगी। तो ये इसका टॉपिक, ये इसकी थ्योरी स्टूडेंट्स। बाकी जो डेरिवेशन है इसके बेस फ्री वेलोसिटी होती कितनी है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।